नमस्कार, मैं रविश कुमार। उद्योगों की एक ऐतिहासिक संस्था है CII। इसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी भाषण दे चुके हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी शक्तिकांत दास। 2 जून को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII के कार्यक्रम में भाषण दिया और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 27 जुलाई को कोविड के दौर में अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी भाषण हुए हैं उन भाषणों में प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपको इस तरह का जिक्र नहीं मिलेगा कि लघु व मझोले सेक्टर में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, बल्कि इसका जिक्र मिलेगा कि इसकी परिभाषा बदल दी गई है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने CII के कार्यक्रम में उद्योग जगत से कहा कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर, यही अभी मुश्किल है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर यह भी कहूंगा कि यस, वी विल डेफिनेटली गेट आवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। ये प्रधानमंत्री के वाक्य हैं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, यस, वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक। इंडिया विल गेट इट्स ग्रोथ बैक। अब इसी संस्था के कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर भाषण देते हैं तो संभावनाओं पर बात करते करते अंत में एक ऐसी बात कह देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री वाला भरोसा नहीं दिखाई पड़ता है। शक्तिकांत दास कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार का स्वरूप कैसा होगा, शेप, इसका किसी के पास भरोसेमंद जवाब नहीं है। एक शेप की बात करते हैं अर्थशास्त्री अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। अंग्रेजी के 2 अक्षर हैं V और U। वी शेप रिकवरी में अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे आती है और फिर उसी रफ्तार से ऊपर उठकर वी बना लेती है, विक्ट्री टाइप से। यू शेप में अर्थव्यवस्था गिरने के बाद संभलने में नीचे की पेंदी में काफी लंबा वक्त तय करती है, फिर उठती है। शक्तिकांत दास इन्हीं शेप को लेकर किए जाने वाले दावे के संदर्भ में कहते हैं कि किसी का जवाब भरोसेमंद नहीं है। Now, currently, COVID is a compelling theme in all conversations. Questions abound about flattening of the COVID curve, arrival of the elusive vaccine, protection of lives and livelihood, and the shape of the economic recovery. These questions haunt us daily and day in and day out. There are no credible answers as yet. The only thing that is certain for now is that we must fight on relentlessly against this invisible enemy and eventually win. तो अर्थव्यवस्था की खबरों का अंदाजा एक व्यक्ति के बयान से या एक खबर से नहीं हो सकेगा। यहां वहां छपी खबरों को जब आप एक मेज पर सजाते हैं तो पता चलता है कि तस्वीर कैसी है। दिखता है कि गवर्नर कुछ कह रहे हैं और सरकार के मंत्री, सलाहकार, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। जैसे सरकार के मंत्री कभी नहीं कहेंगे कि लघु मझोले उद्योग में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, नई भर्तियां बंद हैं और काम बिल्कुल ठप है, 50% से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन इस सेक्टर का संगठन यह बात कहने के लिए खुद ही सर्वे करा रहा है। 3 राउंड के सर्वे के बाद छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के संघ और स्कॉच ग्रुप ने पाया कि अप्रैल से जून के बीच 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया है। अगस्त के अंत तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इन 3 महीनों में 74% छोटे लघु उद्योगों ने नए कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी है। कितनी बड़ी खबर है ये। भारत में 6 करोड़ 33 लाख MSMEs हैं
जिनमें 11 करोड़ 10 लाख वर्कर काम करते हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का रोजगार छीनने का मतलब है कि करीब 25% वर्कफोर्स एमएसएमई सेक्टर में बेरोजगार हो गया। यह वो सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 30% योगदान करता है, 30%। इस सेक्टर का कहना है कि एनपीए बढ़ने के आसार हैं, लोन नहीं चुका पाएंगे। 28 जुलाई के हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को 1,30,000 करोड़ से अधिक के लोन मंजूर किए गए हैं और इनमें से 82,000 करोड़ से अधिक की राशि दे दी गई है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि बैंकों को लोन देना होगा, सरकार रिस्क ले रही है। इस सेक्टर के लोग कहते हैं कि मांग नहीं है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा और लोन के एनपीए होने की ही आशंका है। दोनों में कितना अंतर है? अप्रैल जून की तिमाही में पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 41% कम हुआ है। 2019 के अप्रैल जून तिमाही में 3 करोड़ 14 लाख का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जबकि 2020 के अप्रैल जून तिमाही में कम होकर 1,86,000 करोड़ ही रह गया। प्रशांत नंदा की एक रिपोर्ट है लाइव मिंट में। प्रशांत लिखते हैं कि 2020-21 में 179 प्रोफेशनल कॉलेज बंद हो गए हैं। इनमें इंजीनियरिंग है और बिजनेस स्कूल हैं। 9 साल में इस तादाद में प्रोफेशनल कॉलेज कभी बंद नहीं हुए। पिछले साल भी बंद हुए थे, मगर इस साल संख्या डबल हो गई है। बंद होने के अलावा 134 संस्थानों ने इस साल नए बैच के लिए अनुमति नहीं मांगी है। कारण है छात्र अपने परिवार की आमदनी घटने के कारण फीस नहीं दे पा रहे हैं। इन संस्थानों को चलाना मुश्किल हो रहा है। 762 संस्थानों ने कम एडमिशन लिए हैं। कहीं संस्थान बंद हो गए तो कहीं संस्थान के भीतर के विभाग। इससे कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने टीचर और प्रशासनिक कर्मचारी सड़क पर आ गए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तमिलनाडु के प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को बचाने के लिए 50,000 करोड़ की मदद राशि दी जाए, ताकि वे कम से कम सैलरी दे सकें और अपने यहां नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े भी देखिए। इसके अनुसार साल की पहली तिमाही के मुकाबले जुलाई के तीसरे हफ्ते तक 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हैं। सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है। 19 जुलाई वाले हफ्ते में ग्रामीण बेरोजगारी का दर 7.1% था, जबकि 26 जुलाई वाले हफ्ते में बढ़कर 7.66% हो गया। अगर राष्ट्रीय बेरोजगारी की बात की जाए तो 19 जुलाई वाले हफ्ते में राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर 7.44% था, जबकि 26 जुलाई वाले हफ्ते में यह बढ़कर 8.21% हो गया। मांग कैसे बढ़ेगी? किसी के पास नौकरी है नहीं, सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। मिंट की ही एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अप्रैल से जून के बीच 60 लाख कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड से पैसा निकाला है, जो बताता है कि उनकी आमदनी में गिरावट आई है। रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ चुका है। मार्च 2020 में लोकसभा में पीयूष गोयल ने कहा था कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन इन दिनों निजीकरण को लेकर ट्वीट करने में रेल मंत्री जरा भी संकोच नहीं करते हैं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो निजीकरण के पक्ष में जनता भी आ गई है, या फिर सरकार अपने इरादे पर अटल हो गई है कि विरोध के बावजूद करके दिखाएंगे, और करके दिखा भी रही है। द हिंदू अखबार की आज की ही खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 23 कंपनियों के विनिवेश का फैसला हो चुका है। इसके जरिए सरकार 2 लाख करोड़ जुटाएगी। पिछले बजट में भी इसी तरह के लक्ष्य थे जो सरकार पूरा नहीं कर सकी। क्या इस बार कर पाएगी? पिछले दिनों एक और खबर आई थी। केंद्र का नीतिगत विचार है कि किसी भी रणनीतिक सेक्टर में 4 से अधिक पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। यह नीति बैंकों पर भी लागू हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विनिवेश विभाग की सचिव तुहिन कांता पांडे ने
ये कहा है, ये उनका बयान है। और अखबार लिखता है कि इस वक्त 12 सरकारी बैंक हैं जिनकी संख्या 4 तक लाई जा सकती है। यह खबर सुनकर बैंक वालों के पसीने छूटने लगते हैं। 17 जुलाई को विवेक कौल ने लाइव मिंट में लिखा है कि भारतीय बैंकों पर लोन का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। लोग और कंपनियां दोनों लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। जैसे ही रिजर्व बैंक लोन चुकाने पर लगी रोक हटाएगा, एनपीए की राशि बढ़ती हुई 20 लाख करोड़ तक हो जाएगी। विवेक कौल के इसी लेख में शक्तिकांत दास के एक बयान का जिक्र है, जिसमें वे कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बढ़ता जा रहा है, बैंकों की पूंजी गायब हो सकती है। The economic impact of the pandemic due to lockdown and anticipated post-lockdown compression in economic growth may result in higher non-performing assets and capital erosion of the banks. A recapitalization plan for public sector banks and private sector banks has therefore become absolutely necessary. बैंकों से जुड़ी खबरें अर्थव्यवस्था की अलग अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। एक तरफ निजीकरण की आवाज आ रही है तो दूसरी तरफ बैंकों के ऊपर लोन का भार बढ़ता जा रहा है। क्या हमारे बैंक 20 लाख करोड़ के एनपीए का झटका या भार बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। विवेक कौल ने मिंट के अपने लेख में कहा है कि रास्ता यही है, दिखता है कि बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचें, सरकार अनुमति दे और बाजार से पैसा जमा करे। मतलब साफ है कि सरकार बैंकों का निजीकरण करे विनिवेश के नाम पर। विवेक कौल ने यह भी लिखा है कि प्राइवेट बैंकों ने नई नौकरियों पर रोक लगा दी है। अब वे लोन वसूली के लिए भर्तियां कर रहे हैं। मतलब कि उन्हें आने वाली चुनौती दिख गई है कि कैसा वक्त होगा, लोन को लेकर किस तरह से उन्हें जूझना होगा। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है सनी वर्मा और जॉर्ज मैथ्यू की। इस खबर के अनुसार एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख और कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक ने सोमवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर से कहा कि कोविड के कारण बैंकों पर जो दबाव पड़ा है उसे देखते हुए लोन को एक बार के लिए रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। मतलब माफी टाइप का वन टाइम रीस्ट्रक्चर। बैंक चाहते हैं कि रिजर्व बैंक लोन के चुकाने पर लगी रोक हटा ले, आगे ना बढ़ाए। उन्हें लगता है कि जो चुका सकते हैं इसका फायदा उठाकर वो भी नहीं चुका रहे हैं। राहुल सतीजा ने 2 जुलाई को ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट लिखी कि अब कई कंपनियों ने बताना ही बंद कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और कितना लोन बाकी है। यानी लोन का हिस्सा इतना बड़ा होने लगा होगा कि कंपनियां बताना नहीं चाहती होंगी। कंपनियां क्रेडिट एजेंसी को फीस देने की स्थिति में नहीं हैं या चाहती नहीं हैं, आप समझ सकते हैं। रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि 6 महीने बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में लोन पर बहुत जोर है, जबकि आलम यह है कि लोन चुकाने की स्थिति में कोई है नहीं। बैंकों को लोन देने और लोन न चुकाने वाली कंपनियों को छूट मिलने का एक खेल खेला गया है अतीत में, अभी भी हो ही रहा होगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है ओवरड्राफ्ट, नाम से ही कुछ साफ होता है। हालांकि वे अपनी किताब में उसका नाम नहीं लेते, जिसके दबाव के कारण बैंकिंग कोड में बदलाव किया गया, नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते। ये गवर्नर रहकर गए हैं और किताब लिख रहे हैं। 2018 में जब सरकार ने रिजर्व बैंक की स्वायत्ता पर हाथ डाला तब उर्जित पटेल इस्तीफा देकर चले गए, कुछ कहा नहीं। अब जब किताब लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिख रहे हैं। बहरहाल उनकी किताब 24 जुलाई को रिलीज हो चुकी है, अमेजॉन पर उपलब्ध है। और इसी के साथ डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा देने वाले विरल आचार्य की किताब क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया आ गई है। दोनों एक ही वक्त में जाते हैं छोड़कर। यह भी उपलब्ध है अमेजॉन पर। विरल आचार्य न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इनके बारे में रिव्यू है कि खुलकर किताब लिखी है। आपको याद होगा रघुराम राजन लगातार पहल कर रहे थे कि बैंक का एनपीए अगर एक निश्चित मात्रा से बढ़ेगा प्रतिशत से, तो उनके नए कर्ज देने पर रोक लगा दी जाएगी। उनके कार्यकाल में कई बैंकों को कर्ज देने से रोका गया, जबकि दिया गया लोन वापस ही नहीं आ रहा था। तो नया लोन नहीं दिया जा सकता था, यह बात स्वाभाविक है। इसका मतलब था कि बैंक कंपनियों पर दबाव डालें कि भाई लोन दीजिए,
तभी आता है आईबीसी कोड, जिसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहते हैं। इस कानून का मकसद था, या बताया गया कि कंपनियां अगर लोन नहीं चुकाएंगी, बिजनेस फेल होगा, तो मालिक और प्रमोटर का उस कंपनी पर अधिकार नहीं होगा। लेकिन पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल लिखते हैं अपनी किताब ओवरड्राफ्ट में कि प्राइवेट और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बैंकरप्सी कोड के मूल स्वरूप को ही बदलवा दिया। अब उर्जित पटेल कह रहे हैं कि इस बदलाव के कारण बैंकों का लोन वापस नहीं हो रहा है, सुस्त रफ्तार से सीमित मात्रा में वापस हो रहा है। ऐसा लगता है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड एक झूठा सवेरा था। भारत ने जो लड़ाई शुरू की थी कि क्रोनी कैपिटलिज्म यानी चंद उद्योगपतियों के झुंड से अर्थव्यवस्था को निकालना है, वो लड़ाई अब खतरे में है। पूर्व गवर्नर कह रहे हैं कि बैंकरप्सी कोड के आने के बाद भी लोन की वसूली नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ बैंकों के एनपीए बढ़ने की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए तो लगेगा ही नहीं कि इस प्रकार का कोई संकट है, बैंकों पर किसी प्रकार का दबाव है, बल्कि सरकार लोन देने के लिए बैंकों पर दबाव बना रही है। हिंदू अखबार में आज ही छपा है वित्त मंत्री का बयान, जिसमें निर्मला सीतारमण कह रही हैं, और उसका मैं शब्दशः नहीं अनुवाद करते हुए फिर भी अनुवाद कर रहा हूं, कि अब मैं बैंकों पर जोर दे रही हूं कि उनका जोखिम नहीं है, यह रिस्क उनका नहीं है, हमने जोखिम उठाए हैं, यानी सरकार ने। उन्हें प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हमने बैंकों को साफ साफ कहा है कि वो अब फैसला नहीं करने वाले कि कोई लोन चुकाने की स्थिति में है या नहीं, यानी बिना इससे देखे लोन दे दो। अब सवाल है, वित्त मंत्री कह रही हैं कि उन्हें संसाधन देने का, उनके हाथ थामने का, ताकि वे बच सके। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार स्पष्ट है कि वो लोन देना चाहती है, बैंकों से कह रही है कि ज्यादा कागज पत्तर रिस्क एनालिसिस किए हुए दे दें, बैंक किसे लोन दें, लोन देने की क्षमता है या नहीं, इस पर विचार विमर्श करने में समय ना गंवाएं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोन नहीं चुकाने के कारण बैंक दबाव में आ रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की और इसमें कहा कि एक आकलन के मुताबिक एनपीए 12.5% हो सकता है। एक दूसरी स्थिति के आकलन के अनुसार 14.7% हो सकता है। फरवरी से लेकर अब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयानों को भी एक क्रम में डालकर देखना चाहिए। पता चलेगा कि वे अर्थव्यवस्था को लेकर क्या क्या कहते हैं, या उनके बयानों में अर्थव्यवस्था कैसे कैसे स्वरूप बदलती है। मैं जानता हूं कि आर्थिक चीजें हैं, आप बोर हो जाएंगे, मसाला नहीं है इनमें, लेकिन सुनिए, नौकरी चली जाएगी तो फिर मसाला नहीं मिलेगा। अप्रैल तक उनके बयानों में एक अलग झलक दिखती है, बाकी सब बढ़ ढह जाएंगे, हम ही खड़े रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे के बयानों में यह नजरिया बदलने लगता है। तो 15 फरवरी को शक्तिकांत दास जी कहते हैं कि अगले साल भारत का विकास दर 6% रहेगा। 6 मार्च को कहते हैं कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था काफी घुली मिली हुई है, जिससे लगता है कि कोरोना के कारण जो महामारी फैलेगी उससे आने वाली वैश्विक मंदी का असर भारत पर भी होगा, लेकिन भारत ग्लोबल वैल्यू चेन से कुछ हद तक बचा भी रहा है। 27 मार्च को दास रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कमी की घोषणा करते हुए कहते हैं कि इन कदमों से महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में कैश आ जाएंगे। दास कहते हैं कि 2008-9 की मंदी की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद ठोस है, बल्कि मजबूत है। नीति आयोग से लेकर वित्त मंत्री तक 27 मार्च के इस कदम और बयान की खूब तारीफ करते हैं, और आप देख रहे हैं जुलाई में क्या हालत है। दास यह भी कहते हैं कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम सेफ है, सुरक्षित है। कुछ वजहों से लोगों को बैंक की सेफ्टी पर शंका हुई, लेकिन किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी निवेश किया है, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल घड़ी में भी हम आशावादी हैं। आरबीआई ने कमर्शियल और क्षेत्रीय बैंकों को 3 महीने तक कर्ज और ब्याज चुकाने पर, यानी वसूलने पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल को दास कहते हैं कि 27 मार्च के बाद से भारत के आर्थिक माहौल में तेजी से बदलाव आया है, गिरावट आई है। हमारा मिशन है कि इस गिरावट को कैसे रोकें। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में जा रही है। ग्लोबल जीडीपी को 9 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। मगर वो ये भी कहते हैं कि अंधेरे के वक्त हमें उजाले की तरफ देखना है।
बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं और भारत जैसे उभरते बाजार में इससे निपटने की क्षमता ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से कहते हैं कि वैश्विक मंदी के अनुमानों के बीच भारत की विकास दर पॉजिटिव रहने का अनुमान है और यह 1.9% रहेगी। भारत की विकास दर 7.5% रहेगी। दास कहते हैं कि सर्विस और निर्यात में 34% की गिरावट आ गई। देखिए, लेकिन यहां से शिफ्ट होकर वो खरीफ का फोटो दिखाने लगते हैं कि खरीफ की बुआई ज्यादा हो गई है और कहते हैं कृषि अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाएगा। जब किसानों को दाम नहीं मिलेगा तो उछाल कहां से आ जाएगा। 22 मई को अपने संबोधन की शुरुआत में शक्तिकांत दास गांधी को कोट करते हैं, जब क्षितिज सर्वाधिक अंधकारमय हो जाता है और मानवीय विवेक असमर्थ प्रतीत होने लगता है, तब विश्वास ही सबसे अधिक प्रबल होता है और हमारा बचाव करता है। तो कीजिए अपने विश्वास से बचाव। वो ये भी कहते हैं कि हमें भारत की सुदृढ़ता के साथ साथ सभी बाधाओं को दूर करने की इसकी क्षमता पर अवश्य ही भरोसा होना चाहिए। फिर आकर जुलाई में कहते हैं कि किस स्वरूप में अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कोई किसी जवाब में भरोसा नहीं है। मगर अपने संबोधन में यह भी बताते हैं कि 6 बड़े प्रदेशों में औद्योगिक उत्पादन गिर गया है, कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है। क्या आपको अंतर विरोध नजर नहीं आ रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर के इन बयानों में? मार्च में सीमेंट का उत्पादन गिर जाता है, मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17% की कमी दर्ज हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट आ जाती है, कोर इंडस्ट्री के आउटपुट में 6.5% की कमी आ जाती है। 11 जुलाई को एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शक्तिकांत दास कहते हैं कि पिछले साल से हमारे द्वारा लिए गए फैसलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण तबाही आ गई। अब पहले के बयान में कह रहे हैं कि हम इस तबाही से बच जाएंगे, अब कह रहे हैं तबाही आ गई। और 27 जुलाई को कहते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार का स्वरूप कैसा होगा, इसका किसी के पास भरोसेमंद जवाब नहीं है। एक तरीका यह है कि जब ये बयान दिए जा रहे हैं मार्च अप्रैल में, तब देखकर भूल जाएं, और एक तरीका है कि जुलाई के महीने में पलट कर देखें कि बयान किस किस तरह से बदल रहे हैं और हुआ क्या। ठीक बात है कि हालात लगातार बदल रहे हैं, लेकिन एक महीने में रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि वैश्विक मंदी का भारत पर असर नहीं होगा, दूसरे महीने में कहते हैं निर्यात ही गिर गया, तो ये किस वजह से हुआ? चलो अच्छा है, खेती ठीक है, अब कहने लगते हैं भारत की अर्थव्यवस्था किस रूप में लौटेगी, उनके पास भरोसेमंद जवाब नहीं है। तो फिर वो तमाम सेक्टरों के ध्वस्त होने के बाद टॉर्च लेकर खेती की तरफ क्यों दिखा रहे हैं? कंपनियां सैलरी नहीं दे पा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के टीचर, प्राइवेट कॉलेजों के टीचर हमें लगातार लिख रहे हैं और कंपनियों में काम करने वाले लोग लिख रहे हैं। कितने लोगों को सैलरी नहीं मिली है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आप जन अदालत लगा दें तो लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं कहीं बिजनेस हो भी रहा है, कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लोग ज़्यादा परेशान हैं, उसमें काम करने वाले लोगों की ये चिंता बढ़ती चली जा रही है कि क्या अब उनके बैंक बदल जाएंगे या प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले हमारे साथ पूजा मेहरा हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं कि पूजा ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की नई किताब का अध्ययन किया है। पूजा, हम ये जानना चाहते हैं कि बैंकिंग सॉल्वेंसी कोड था आईबीसी, उसे लेकर बदलाव कर दिया गया, जो जिस मूल स्वरूप में आना था उस स्वरूप में नहीं आया और ये फॉल्स डाउन हो सकता है, इससे लोन की वापसी हो नहीं रही है। जी, मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि 2017 के अंदर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए जो अमेंडमेंट्स करके लाया गया, जो आरबीआई को पावर्स दे दिया, और उसके अंदर जो आरबीआई ने जो गवर्नर थे और आचार्य डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने फरवरी 2018 के अंदर जो इस कोड को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो उन्होंने सर्कुलर इशू किए थे, उसके बाद जो है 2018 मध्य से काफी प्रेशर वर्ड ने यूज किया है, रिक्वेस्ट वर्ड यूज किया है कि सरकार की तरफ से और दूसरे एजेंसीज की तरफ से रिक्वेस्ट से उसको
थोड़ा ढील देने की, क्योंकि सरकार का ऐसे मानना था कि जो इंटेंशन थे आईबीसी के कि कंपनियों के जो डिफॉल्ट करते हैं लोन, बैंक लोन्स के ऊपर, उनके मन में एक ये डर बैठे कि अगर वो लोन नहीं लौटाएंगे तो वो अपनी कंपनी की ओनरशिप खो सकते हैं, बैंक उस ओनरशिप को ले सकते हैं और किसी नए ओनर्स को बेच सकते हैं। ये डर कंपनीज के मन में बैठ गया होगा, क्योंकि शुरुआत में काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं और उसके आगे जो है अब थोड़ा सा जो ढील दे सकते हैं, और जितने भी सारे केसेस डिफॉल्टर्स के आ रहे हैं हर किसी को आईबीसी के इन स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर जो है नहीं ट्रीट किया जाए। लेकिन ये जो दो ऑफिशियल्स के आगे आए कि इनका मानना ये था कि बहुत जल्दबाजी थी, ये जल्दी ढील नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो काम किया गया था उसका फिर रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। तो उस वो जो है एक पार्ट है। जी, तो क्या आपको लगता है कि बैंकों का एनपीए जो बढ़ा है वो ज़रूर कुछ सरकार ने अपनी तरफ से पैकेज देकर कम करने का प्रयास किया था, लेकिन वो जो डर चला गया कि आप लोन नहीं चुकाएंगे तो प्रमोटर या ओनर का राइट चला जाएगा, वो चले जाने से अब ज़्यादा इस बड़े उद्योगपति जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं? दो चीजें दोनों ने समझाई है अपनी किताब में। जो पहली बात ये है, उन्होंने कहा है कि ये एनपीए की प्रॉब्लम हर कुछ सालों के बाद दोबारा इसलिए होती है क्योंकि जो सरकार है वो अपनी, क्योंकि वो आधे से ज्यादा जो बैंकिंग सेक्टर है वो सरकार उसकी मालिक है, तो ज्यादातर बैंक में वो सरकार उसकी मालिक है, उसको ओन करती है। तो सरकार उनको पुश कर सकती है, उनके पर दबाव डाल सकती है कि जब भी इकोनॉमी, जैसे आज इकोनॉमी में जरूरत है फिस्कल, आपने सुना होगा स्टिमुलस देने की, सरकार में तो पैसा रहता नहीं, हमेशा ही फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा रहता है, तो इतनी जो है क्षमता नहीं होती सरकार में कि वो खर्चा करता है। पर क्योंकि वो बैंकों को ओन करती है, वो बैंकों को के ऊपर प्रेशर डालती है कि बैंक जो है वो लोन दे। जैसे उन्होंने बोला है, कभी मुद्रा लोन के लिए बोलता है, कभी किसी इवन क्या बोलते हैं बजट के अंदर खड़े होकर जो वित्त मंत्री हैं, ऐसे सिर्फ भारत सरकार में होता है, दुनिया की किसी सरकार में ऐसे नहीं होता कि वित्त मंत्री अपना बजट देते देते साथ में ये भी भाषण देना शुरू कर देते हैं कि बैंकों की तरफ से कितने लोन दिए गए। तो बैंकों के बीच में और सरकार के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। तो इन्होंने ये समझाया कि क्योंकि सरकार ऐसे करती है, इसलिए बैंक जो है ज्यादा लोन देते हैं और लोन वापस लेने में भी ढीले रहते हैं। और बैंकों के अंदर ये जो फरवरी 2018 को सर्कुलर था, इसके पहले पूरी छूट थी कि वो हर लोन डिफॉल्ट को अलग अलग मतलब डिस्क्रिप्शन से ट्रीट करें, ना कि एक रूल के हिसाब से कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपका जो अकाउंट है वो रेजोल्यूशन में जाएगा। ऐसा नहीं था। ये जो फरवरी 2018 का सर्कुलर था उसने ये रूल लगाया था कि बैंक ने ये डिसाइड करेंगे कि अलग अलग अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, एक भी दिन अगर हुआ है आपने अपनी इंस्टॉलमेंट लौटाई नहीं है लोन की, तो आपको रेजोल्यूशन के अंदर भेजा जाए। तो ये जो दो चीजें हैं, एक सरकार का डिपेंडेंस नहीं बट यूज बैंक्स का, और दूसरा जो डिस्क्रिप्शन बैंक्स के पास था, इसके वजह से जो है जो डिफॉल्टर्स थे उनके ऊपर कभी भी प्रेशर ज्यादा नहीं रहता था ठीक से लोन वापस करने के। जबकि जो छोटे बोरोअर्स होते हैं जो होम लोन लेते हैं या गाड़ियों के लोन लेते हैं, वहां पे जो है सरकारी बैंक बड़े जल्दी से अपने लोन वापस ले लेते हैं, या अगर कोई लोन लौटाए नहीं तो वहां पे उनके एसेट्स या जो भी उनका होता है उसको जब्त कर लेते हैं। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि एनपीएस क्यों होते हैं, इस कारण से होते हैं क्योंकि सरकार उसको इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करती है। अब जब एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर देख रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी ने कहा है कि बैंकों को
का विनिवेश किया जा सकता है, उनकी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। मैं विवेक कौल को भी पढ़ रहा था कि 20 लाख करोड़ तक का एनपीए हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे लोग लिखते हैं कि लोन देने में अगर उन्हें आज़ादी मिली होती तो इस तरह से ख़राब लोन नहीं बांटते। अब सरकार के दबाव में वो लोन बांट रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक जो है प्राइवेट होने की स्थिति में आ गए हैं। उनकी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो बर्बाद हो जाएगा। क्या ये उनका कहना सही है? इसमें डॉक्टर अजीत पटेल ने अपने किताब के अंदर एक कैलकुलेशन दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर सरकारी बैंक उतनी सैलरी दें अपने एम्प्लॉइज को जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक देते हैं, तो उनके काफी ज्यादा जो है उनका खर्चा हर साल बच सकता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनकी परफॉर्मेंस एनपीए पे सरकारी बैंकों से बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप पूरे तौर पर देखें, एक आधे बैंक हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे येस बैंक में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप सभी प्राइवेट बैंक्स को देखिए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है सरकारी बैंक से बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसके दो कारण है। एक, क्योंकि जो आरबीआई का रेगुलेशन है प्राइवेट बैंकों पे वो बहुत ज्यादा सरकारी बैंकों से ज्यादा है। आरबीआई उनको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर सकता है, उतनी पावर आरबीआई के पास सरकारी बैंकों के लिए है नहीं। और दूसरी बात, सरकारी बैंक के ऊपर जो दिल्ली से प्रेशर पड़ता है वो प्राइवेट बैंकों पे उतना नहीं पड़ता है। तो प्राइवेट बैंक जो है उनको अपना रिजल्ट्स मार्केट को दिखाना ही है, तो वो लॉसेस में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई टैक्स पेयर उनको रिकैपिटलाइजेशन नहीं करेगा। जैसे कि हर कुछ साल में सरकार जो है सरकारी बैंकों में कैपिटलाइजेशन करती है, और ऐसा नहीं है कि जो वो कैपिटलाइजेशन का पैसा बैंकों को दिया जाता है वो परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाए या सिलेक्टिवली दिया जाए कि अगर आप ये टारगेट अचीव करेंगे तब आपको मिलेगा। वो जो है विदाउट किसी कंडीशन जो है सरकार देती है। तो बैंक जो सरकारी बैंक है उनके अंदर कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना जो है बिजनेस को ठीक से चलाएं। तो इसलिए जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो हमेशा बेटर परफॉर्म करेंगे ऑन द होल। एक आधा केस हो सकता है, पर ऑन द होल वो बेटर परफॉर्म करने लगे हैं सरकारी बैंकों से। और इसीलिए उन्होंने डेटा भी दिया है कि आप देखेंगे कि जो आपके मेरे जैसे सेवर्स हैं, जो हम लोग डिपॉजिट्स अपने रखते हैं बैंकों में, पिछले कुछ साल में जितना ये लोगों को पैसा उन्होंने प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग्स रखे हैं, वो जो बढ़ रहा है वो सरकारी बैंक के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यानी जो आम जनता है उनके मन में ये बात अब बैठनी शुरू हो गई है कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी बैंक इतना ज्यादा सेफ है जितना पहले माना जाता है। हाँ, ये है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग खर्चा कम कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो सभी बैंकों में बहुत ज्यादा पैसा सेविंग्स का बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले जो है काफी सालों से ये डिस्टिंक्ट ट्रेंड है कि लोग जो है ज्यादा पैसा प्राइवेट बैंकों में रख रहे थे बजाय पब्लिक सेक्टर बैंकों में। अगर आप देखें, कंपेयर करें तो डिपॉजिट रेट भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलाता है। तो अगर इसका मतलब है कि सरकारी बैंक भी चला सकते हैं, उनको चलाने नहीं दिया जाता। क्या आपको लगता है कि ये लाखों करोड़ का एनपीए एक दिन इस स्थिति पर ले जाया जाएगा कि पहले भी बैंकों का मर्जर हो चुका है, अब वो इनका प्राइवेटाइजेशन नजदीक आ चुका है? ऐसा दोनों ने सलाह दी है सरकार को कि इनको बैंकों को जो है प्राइवेटाइज आपको कर देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना ये भी है कि ओनरशिप चाहे सरकारी बैंकों के पास हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का, जैसे मैंने बोला, पैसे तो जो है जो लोगों के वो प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर एक तरह से प्राइवेटाइज हो रहा है, चाहे सरकार कुछ बैंकों की ओनरशिप उन्होंने संभाल के रखी हुई है अपनी। तो इस जो प्रॉब्लम जो उन्होंने समझाई है कि क्यों एनपीए होते हैं, कि सरकार क्योंकि बैंकों को फोन करती है और इसके प्रॉब्लम्स की वजह से उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है और उनको आरबीआई को रेगुलेट भी नहीं उतनी स्ट्रिक्टली करने देती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है कि बैंकिंग सेक्टर को जो है सरकारी बैंक को जो है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जाए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर, और अब वो रोल और बड़ा इम्पोर्टेंस लेने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर ठीक चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काफी टाइम से ये जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ रही है, इसको सोल्यूशन करना जरूरी होगा।
पूजा जी, एक जो चूंकि आप बिजनेस पत्रकार हैं, मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जिस तरह की आर्थिक संकट हैं, क्या बिजनेस अखबारों में उनको जगह मिल रही है उन सही तस्वीरों की? अनगिनत लोग लिख रहे हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब पता नहीं इन सारी समस्याओं से एक क्या नई स्थिति उभर रही है। प्रधानमंत्री को सुनिए तो लगता है कि सब ठीक है, कई कई नए क्षेत्र आ गए हैं जिसमें नई संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ लोगों की सुनिए तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। दोनों बातें हैं। कई बातें जो सरकार कहती है, जैसे कि सरकार का एक नैरेटिव है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रीन शूट्स शुरू हो गए हैं, वी शेप रिकवरी होगी, यानी कि बड़ी तेजी से जो है कोरोना वायरस के बाद में इकोनॉमी रिकवर कर रही। इस बात को जो है बिजनेस और चैलेंज करते हैं, और जितना डेटा या एनालिसिस ला सकते हैं इकोनॉमिक्स से बात करके, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बात जरूरी नहीं है, सरकार शायद ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एक और नैरेटिव है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे रिकवरी ज्यादा होगी और अर्बन एरिया से बेटर वहाँ सब कुछ रहने वाला है। इस बात को भी मैंने देखा है, स्टोरीज को चैलेंज करते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म के अंदर इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग सब घर से काम कर रहे हैं, सब घर पे रह रहे हैं, जो हमको जरूरत है इंफॉर्मेशन की, ये पता करने की कि गांव में क्या हो रहा है। जैसे कि इवन हेल्थ के अंदर, गांव के अंदर क्या हो रहा है, क्या लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं जो शहरों में मिल रही है, और जो सारे लोग सिटीज से जो माइग्रेंट लेबर थे वापस गांव में गए हैं, क्या उसकी वजह से वहाँ पे वेजेस जो है वो घट गए हैं, क्या उनको काम मिल पा रहा है, वो कैसे वहाँ पे इकोनॉमी चल रही है, जहाँ पे हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में स्टार्ट करते हैं। वो जो है मुझे कवरेज इतनी नहीं मालूम चल रही है, इतना वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई ज्यादा वहां से स्टोरीज नहीं कर पा रही है, क्योंकि कोई वहां जा नहीं पा रहा है। लेकिन बाकी जो जैसे मैंने कहा, जो सरकार का नैरेटिव है उसको चैलेंज कर कई में देख रही हूँ स्टोरीज आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मेहरा जानकारी देने के लिए। ये इस चुनौती का सामना हम लोग भी करते हैं कि सरकार की तरफ से भाषण तो बताया जाता है, लेकिन कोई डेटा नहीं है जिसमें पता चले कि इतने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इतने लोगों की मिल गई हैं, या सैलरी में इतनी कटौती हुई है, क्या एक आर्थिक स्थिति है मिडिल क्लास की खासकर, वो तस्वीर साफ साफ नज़र नहीं आती है। तो दो तरह के भाषण हैं, या तो बहुत कुछ हो रहा है या बहुत कुछ नहीं हो रहा है। इसके बीच में जो सही तस्वीर है वो कहीं नज़र नहीं आती है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।